Welcome to the classes of शिक्षा आंगन। पिछले दिनों की तरह आज भी हम लोग BGDG 172 कोर्स कोड ये डिस्कस करेंगे, पर आज हम लोग एक नया यूनिट शुरू करेंगे। यूनिट 8 कार्य और श्रम बाजार में जेंडर मुद्दे। तो यूनिट शुरू करने से पहले मैं एक बात और बोल देना चाहती हूँ, जो लोग जून में ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हो, अभी एग्जाम एंड भी होने वाले हैं, जुलाई के अंदर लगभग एग्जाम एंड हो जाएगा, तो उन लोगों के लिए ठीक है, छोड़ दो, उन लोगों के लिए ठीक है, वो लोग एक तरह से तो हो ही गया इस बार। नेक्स्ट जो दिसंबर में जो एग्जाम होगा, जो लोग दिसंबर में एग्जाम देने वाले हो, तो वो लोग इस यूनिट का प्रिपरेशन करके रख सकते हो, क्योंकि आगे से हर चैप्टर को प्रिपेयर करके रखने से, अगर पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखोगे पढ़ के, तो आगे जाके क्वेश्चन आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो देखते हैं आज के यूनिट में क्या है। तो इस यूनिट को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि महिलाओं के श्रम और रोजगार संबंधी मुद्दों की सूची, महिलाओं के श्रम और उसके रोजगार संबंधी और मुद्दों का जो सूची जो है वो डिस्कस किया जाएगा। जेंडर आधारित श्रम विभाजन के निहितार्थ, जेंडर के ऊपर आधारित होने की वजह से जो श्रम का जो विभाजन किया जाता है वो डिस्कस किया जाएगा। और आर्थिक प्रणाली में महिलाओं के अदृश्य योगदान की जांच। अब आर्थिक प्रणाली में महिलाओं का ये जो योगदान करना, उसका पार्टिसिपेशन, और इस पार्टिसिपेशन की वजह से उनको जज करना, क्योंकि आजकल तो महिला को हर छोटी छोटी चीजों में, हर छोटी छोटी बातों के बारे, छोटी छोटी कारणों की वजह से जज किया जाता है महिलाओं को। आज का जमाना ऐसा ही हो गया है, हर पल हर मोमेंट में महिला को खुद को प्रूफ करना पड़ता है कि वो महिला अपने तरह से, अपने साइड से, अपने पर्सपेक्टिव से वो सही है, हर बार प्रूफ करना पड़ता है, क्योंकि आज के जमाने के आम इंसान इतना जजमेंटल हो गया है इसके वजह से। और ये जजमेंटल होने की वजह से क्या होता है, महिला को और ज्यादा परेशानी बढ़ जाता है। तो देखते हैं आगे क्या है। पहला पॉइंट है एन्यूमरेशन, आधिकारिक प्रयास। एन्यूमरेशन, आधिकारिक के प्रयास। देखो, एनएसएस नेशनल सैंपल सर्वे के माध्यम से आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या का आकलन करती है। अगर नेशनल सैंपल सर्वे का प्रयास, ये दृष्टिकोण अगर दिखे, तो उनका कहना क्या है कि एनएसएस के माध्यम से आर्थिक रूप से जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल जनसंख्या है, पॉपुलेशन, फाइनेंशियली स्टेबल पॉपुलेशन का आकलन करती है, आकलन किया जाती है। और अगर नारीवादी दृष्टिकोण से अगर हम देखें एन्यूमरेशन क्या है, तो क्या बोला गया है कि वर्तमान सर्वेक्षण महिलाओं के घर के भीतर और बाहर के योगदान को सटीक रूप से नहीं दर्शाती। पुनरुत्पादक भूमिकाओं को मापने में विफल रही है। तो अगर नारीवादी दृष्टिकोण से देखा जाए, तो वर्तमान सर्वेक्षण में महिलाओं को घर के भीतर, घर के अंदर और घर के बाहर के योगदान को सही रूप से नहीं दर्शाया गया है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि पुनरुत्पादक भूमिकाओं को मापने में भी विफल है, असफल रही है। ये तो गया एन्यूमरेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। महिलाओं के कार्य में क्या शामिल है। अब अगर हम लोग देखें कि महिला
को तो अभी तो महिला लोग घर बाहर दोनों तरह ही संभालते हैं। अभी महिलाओं के कार्य में क्या 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 शामिल है हम लोग वो देखेंगे। एक तो है निजी दायरा, घर परिवार की देखभाल, अनपेड। अगर निजी तरह से देखे, खुद की तरफ से देखे लिखा जाए तो घर और अपने परिवार के सदस्यों का देखभाल करना, अनपेड जॉब, क्योंकि कोई पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता है, देखभाल ही करते जाओ। अगर इतना सब इधर से उधर हो गया तो सब मतलब सब कुछ परेशानी सब महिला को झेलना पड़ता है घर में, खास करके इन लॉ की तरफ से ये होता है। ये तो गया निजी दायरे में। कृषि और घरेलू इकाइयां, अगर हम लोग खेती बाड़ी के क्षेत्रों में देखें तो क्या होता है, बिना भुगतान वाले नियोजक, बिना भुगतान वाले नियोजक जो सब महिला लोग, क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था कि खेती बाड़ी के काम में सिर्फ मर्दों लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दिखा जाता था, पर अभी जमाना बदल गया है। जमाना बदलने के साथ साथ खेती बाड़ी में मर्दों के साथ साथ महिलाओं को योगदान का भाग भी, संख्या भी बढ़ा है। अभी महिला लोग भी खेती बाड़ी के काम में मौजूद होते हैं। तो जब वो खेती बाड़ी का काम जब वो करते हैं, अपना श्रम देके, मेहनत देके, दिन रात एक करके, तब उस मेहनत के बदले में जो हक के पैसे जो उनको मिलना चाहिए वो अक्सर उनको नहीं दिया जाता है। इसीलिए बिना भुगतान वाले नियोजक बोला जाता है, क्योंकि जब फसल जब होता है ना, एक एक सीजन में, एक एक मौसम में, वो फसल को फैलाने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ता है किसान को, और मेहनत करने के बाद भी उनका जो हक का जो पेमेंट जो होना चाहिए, जो पेमेंट वो डिजर्व करते हैं एक किसान, वो पेमेंट उनको नहीं दिया जाता है, उससे कम दिया जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पेमेंट ही नहीं दिया जाता है। इसीलिए बोला गया है कि बिना भुगतान वाले नियोजक। समय का व्यय, अधिकांश समय घरेलू और देखभाल संबंधी कामों में समय का व्यय इसलिए क्यों बोला गया कि अधिकांश मैक्सिमम टाइम में घर के कामकाज और वो देखभाल संबंधी कामों में अगर ज्यादा टाइम अगर इन्वेस्ट करोगे तो हाँ, समय का व्यय तो हाँ तो होता ही है। हाँ, घर का काम भी जैसा करना जरूरी है, उसी के साथ साथ कुछ प्रोडक्टिव काम करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट भी है, खास करके महिला लोगों के लिए। अगर खुद के लिए कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए अगर समय नहीं रखा जाए ना, तब महिला को भविष्य में जाके इज्जत नहीं दिया जाता है, बेइज्जत करते हैं सब घर वाले, हर उठते बैठते सब हर पल में बेइज्जत करके छोड़ देते हैं। और क्या है, हसियाकरण, आकस्मिक और गैर बाजार उत्पादन में शुल्लकता। कोई भी आकस्मिक और या तो गैर बाजार उत्पादन में ये जो शुल्लकता, इसको हास्यकरण बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। अल्प गणना और सहभागिता का सच, अदृश्य योगदान के कारण। अब यहाँ पे एक तो परसेंटेज दिया गया है, देखो 28%, अधिकतम महिला श्रम बल सहभागिता। तो इसलिए क्यों ये बोला जा रहा है, ये तो एक परसेंटेज, एक तो अप्रोक्स दिया गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये परसेंटेज एक जैसा ही लगे, एक जैसा रहेगा।
परसेंटेज, ये परसेंटेज अभी तो 28% दिखाया गया है, पर अभी तो 2026 चल रहा है, तो 2026 में आके इसका मतलब ये नहीं कि महिला श्रम बल सहभागिता का परसेंटेज सेम ही रहेगा, थोड़ा 19-20 हो ही सकता है। एक तो अप्रॉक्स रेंज यहाँ पे दिया गया है। अब देखते हैं कि अदृश्य योगदान के पीछे क्या क्या कारण है। पितृसत्ता तक विचार, मेन रीजन पैट्रियार्की जजमेंट, महिलाओं के कार्य के मूल्य को कम आंकना। अगर पैट्रियार्की थॉट देखो, अगर अच्छे से अगर ध्यान दोगे तो अभी भी देखोगे कि पैट्रियार्किज्म अभी भी हर क्षेत्रों में अभी भी मौजूद है। इसकी वजह से क्या होता है कि महिला के कामकाज को कम मूल्य दिया जाता है, कम मूल्य देते हैं पैट्रियार्किज्म की वजह से। नेक्स्ट क्या है, संख्या त्रुटियां। हाँ, गणना करने वाले अक्सर केवल पुरुषों से सूचना लेते हैं। अब नंबर वाइज एक डिफिकल्टी तो मिस्टेक, तो जब सर्वे में, जब देखोगे घर घर में जब सर्वे में आते हैं गणना करने के लिए, तब वो लोग क्या करते हैं, अक्सर से मर्दों से वो गणना का सूचना ले जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, जो एग्जैक्ट डेटा जो मिलना चाहिए वो एग्जैक्ट डेटा हर समय नहीं मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसकी वजह से ये एक गलतफहमी तैयार होते हैं प्रॉपर डेटा ना मिलने की वजह से, क्योंकि वो लोग अधिक समय मर्दों से गणना का वो डेटा, गणना करने के लिए जो डेटा का जरूरत होता है वो मर्दों से ही अक्सर ले लेते हैं, और मर्दों से लेने की वजह से क्या है कि वो मर्द, जिस मर्द को पूछ रहा है डेटा गणना करने के लिए जो डेटा का जरूरत होता है, जो मर्द से वो पूछेगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो मर्द एकदम सही सही सब कुछ बताएगा, वो तो अपने को बचाने के लिए बोलो या तो कुछ ताकि असलियत ताकि सामने ना आ जाए, इसीलिए ये सब कुछ छुपाने के लिए वो रफ एक तो संख्या, एक तो रेंज या तो इम्प्रॉपर डेटा वो दे देता है, जिसके वजह से क्या होता है, न्यूमेरिकल जो मिस्टेक्स, जो त्रुटि वो तब नजर में आ जाते हैं। सामाजिकीकरण, महिला कार्यों का संज्ञान ना लिया जाता। सामाजिकीकरण, समाज, ये एक ऐसा समाज, अभी समाज व्यवस्था ऐसा किया गया है, अभी भी देखोगे कुछ कुछ जगह में महिला के कार्यों को या तो कोई भी जरूरत के लिए महिला से कोई भी सजेशन, महिला से कोई भी एडवाइस लिया नहीं जाता है, अभी भी है ऐसा। अभी बहुत सारे, बहुत ही कम ऐसी फैमिली है, ऐसे बहुत सोसाइटी, बहुत कम ही है सोसाइटी में कि महिला को सजेशन, महिला का एडवाइस को माना जाता है, सुना जाता है, क्योंकि ये समाज के एक अजीब एक तो मिथ बन गया है कि महिला मात्र ही उनको सिर्फ एक कोने में रख देना चाहिए, उनको कोई इज्जत नहीं देना चाहिए, उनका कोई इज्जत नहीं हो सकता है, वो सिर्फ सहने के लिए पैदा हुई है, सिर्फ जो चाहे उनको मारो पीटो गाली दो जो भी करो वो चुपचाप सहन लेगी, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगी। सजेशन तो दूर की बात, छोड़ ही दो, सजेशन भी अगर उससे पूछा जाए तो वो व्यक्ति लोग, जो लोग महिला से सजेशंस लेती है या तो एडवाइसेस लेती है, तब उनको ऐसा बुला भरा ऐसा बोल देता है कि बाप रे बाप की महिला से
कोई एडवाइस लेके बहुत बड़ा गलती कर दिया है। आज का जमाना ऐसा ही हो गया है। फिर कुछ कुछ फैमिली में अभी भी स्टिल नाउ ऐसे धजिया मेंटेलिटी पोजेस करते हैं। इसी तो महिला की ये जो कायों का संज्ञान ना लिया जाना, ये भी एक कारण है अदृश्य योगदान के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या। डिसेंट शिष्ट कार्य, डिसेंट वर्क। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तुत संकल्पना। तो ILO द्वारा ये संकल्पना बनाया गया है। तो डिसेंट वर्क, इसका एक डिटेल नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा मेरे YouTube चैनल में, तो वो भी हम दे देंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक तो क्वेश्चन आंसर भी है इस यूनिट से। सो ILO के दृष्टि से क्या देखा गया है डिसेंट वर्क को? रोजगार और अधम उत्पादक कार्यों के अवसर बढ़ाना। रोजगार और उधम क्या बोला गया है कि उत्पादक कार्यों के अवसर बढ़ाना। उत्पादक कार्य, प्रोडक्टिव वर्क जो होता है, प्रोडक्टिव वर्क का अवसर बढ़ाना चाहिए। ये तो बात फैक्ट है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्टिव काम करने के लिए वो काम को करने के पहले एक तो सोच रखना, उसका प्लानिंग, उसका एग्जीक्यूशन, ये सब कुछ सोचने का जरूरत पड़ता है। तो इसके लिए एक तो इसका अवसर बढ़ाना चाहिए। कार्य के अधिकार, समानता और मानवीय गरिमा सुनिश्चित करना। तो कोई भी क्षेत्रों में काम करने के लिए समानता, इक्वालिटी और मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करना चाहिए। और सामाजिक सुरक्षा, अब काम तो सिर्फ करने से तो नहीं होगा, काम के साथ साथ सुरक्षा का भी जरूरत पड़ता है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो कोई महिला हो। कोई भी क्षेत्रों में काम करने के लिए उसका सिक्योरिटी बहुत ही जरूरत होता है। अगर बिना सिक्योरिटी से अगर कोई भी काम किया जाए, चाहे वो बाहर में हो चाहे वो अंदर घर के अंदर हो, तो बिना सिक्योरिटी मेजर्स ना लेने से दुर्घटना बहुत सारे ऐसे होते हैं, और बहुत सारा दुर्घटना ऑलरेडी ऐसे हो भी चुका है। तो सामाजिक सुरक्षा के बारे में क्या बोला गया है? असुरक्षित परिस्थितियों से बचाव। असुरक्षित परिस्थिति से प्रोटेक्शन लेना चाहिए। ये तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोई भी जगह मानो सुरक्षित नहीं है, तो उस जगह से, उस परिस्थिति से बचने के लिए सामाजिक सुरक्षा का बंदोबस्त रखना चाहिए। और सिर्फ सामाजिक सुरक्षा नहीं, उसी के साथ साथ प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स का अरेंजमेंट भी करके रखना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति जो भी परिस्थिति में उनको काम करने पड़े, ताकि उनका कोई तकलीफ ना हो, so that he or she can face any problem, whatever the situation is, for doing the work, for conducting any activity. तो आज ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, तो नया चैप्टर है एकदम, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट बाकी पॉइंट डिस्कस किया जाएगा। और जो लोग अभी तक मेरे YouTube चैनल शिक्षा आंगन में ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, और मेरा टेलीग्राम चैनल शिक्षा आंगन, उसमें भी जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और एक तो लाइक जरूर दे देना। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। Welcome to the classes of Shiksha Angan. So like previous classes, we also today
Also, today we will also discuss about BGDG 172 Unit 8. So in the previous classes, we discussed up to decent work. Decent work तक हम लोग discuss किए थे. So as per ILO, what is decent work? Decent work क्या है? ILO की दृष्टि में decent work कैसा होना चाहिए? As per ILO's perspective, how decent work should be designed and how it should be presented, कैसे दर्शाया जाता है, वो उतना तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं. Today we will discuss about feminization. आज हम लोग डिस्कस करेंगे फेमिनाइजेशन लेके. फेमिनाइजेशन टर्म सुन के लग रहा है कि महिला के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है. फेमिनिस्ट पिछले क्लासेस में, पिछले यूनिट्स में हम लोग जैसे डिस्कस किए थे, फेमिनिस्ट, फेमिनिज्म, ये सब टर्म को लेके हम लोग डिस्कस किए थे. वैसे ही आज के इस यूनिट में फेमिनाइजेशन डिस्कस किया जाएगा. फेमिनाइजेशन विल बी डिस्कस्ड. क्या दिया हुआ है? भूमंडलीकरण का प्रभाव, जियोग्राफिकल इफेक्ट क्या है? विश्व स्तर पर अधिक महिलाएं श्रम बल में शामिल हो रही है, लेकिन ये रोजगार अनिश्चित और लचीला है. सो वर्ल्ड में, विश्व स्तर में मैक्सिमम महिला श्रम बल में, लेबर वर्क में वो लोग पार्टिसिपेट तो करते हैं, दे पार्टिसिपेट इन द लेबर वर्क, बट their income, their salary is precarious, अनिश्चित और लचीला है. पर सैलरी स्केल जो है वो बहुत ही अनिश्चित है, अनप्रेडिक्टेबल. कब सैलरी मिलेगा या तो नहीं मिलेगा भी सैलरी, इसमें कोई निश्चयता नहीं है. इसे रोजगार का स्त्रीकरण कहा जाता है. इसे क्या बोला जाता है कि रोजगार का स्त्रीकरण, जहां पे महिला को सस्ते और असंगठित श्रम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. इसको रोजगार का स्त्रीकरण क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे महिला तो श्रम बल में शामिल तो हो रहे हैं रोजगार के लिए. क्योंकि देखो, हर महिला, सिर्फ महिला नहीं, मर्दों के लिए भी ये बात भी उपयुक्त है. मर्दों के लिए भी ये बात चलते हैं कि देखो, रोजगार के आशा में ही काम करते हैं इंसान, मर्द हो या महिला हो, जो भी हो. अब जब वो रोजगार की आशा में तो काम तो शुरू करते, काम में शामिल होते हैं. अब काम करते करते एट द एंड, अंत में उनको तो एक तो रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए काम के लिए. whatever it is the form, in what form it is reward, whether it is in the form of salary, whether it is in the form of appreciation, or whether in the form of thanksgiving, or with some little token of love, whatever the form, whatever it is, they expect that, and they deserves that. तो जब वो एक्सपेक्टेशन, जब वो फुलफिल नहीं होता है, खास करके महिलाओं के लिए, तब सोचो क्या बीतते होंगे उनके दिल में, कितना बुरा लगते होंगे. It's very embarrassing, especially for a woman. And imagine how they feels, what she goes through, what
emotional turmoil obviously comes when financial issue arises. Obviously an emotional turmoil comes in the mind of a woman. एक औरतों के दिल में इमोशनल टर्मोइल ऑटोमेटिकली आता है, क्योंकि उनके ऊपर, मर्दों के ऊपर तो जिम्मेदारी तो रहता है, मर्दों के साथ साथ महिला का जिम्मेदारी बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि उनको घर बाहर दोनों तरफ देखना पड़ता है. तो जिम्मेदारी क्वाइट नेचुरली देयर, a woman's responsibility is bit higher than men. So when they doesn't get any reward at the end of the month or after completing a work, so it is very disheartening and is very sorrowful for a woman to accept that, because it is very painful for, especially for a woman, and for a men also, it is equally painful and equally disappointing. मर्द के लिए भी वो भी बहुत ही क्या बोलूं, दुख की बात है, होता है. सिर्फ मर्द नहीं, औरतों के लिए भी होता है. जब कोई काम मेहनत से करने के बावजूद भी जब उनको कोई अच्छा खासा रिवॉर्ड जब उनको नहीं मिलता है, वह मिलती नहीं है, तो इसीलिए इसे क्या बोला गया है कि रोजगार का स्त्रीकरण कहा गया है, जहां पे महिला को सस्ते, महिला को एक चीप एंड वेरी अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के रूप में यूज किया जाता है, which is very bad, because every person, every individual has some special talents. हर इंसान को कुछ ना कुछ टैलेंट, कुछ ना कुछ काबिलियत रहता है, उसको सटीक सही तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और ये सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए वो सही सोचने वाला इंसान का बहुत कमी है इस दुनिया में, और खास करके कार्यस्थल पे. अगर देखोगे अच्छे से, अगर नोटिस करोगे तो ये बात आपको ना कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि महिला को अभी देखोगे देशों के हर तरफ में, हर क्षेत्र में महिला तरक्की कर रहे हैं, चाहे वो लीगल फील्ड में हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे वो साइंस हो, रिसर्च हो, टेक्नोलॉजी हो, या तो डिफेंस हो, जो भी क्षेत्र है, महिला लोग अक्सर ज्यादा अभी तरक्की कर रहे हैं. मर्द लोग भी तरक्की कर रहे हैं, पर महिला का योगदान अभी के जमाने में बहुत ही ज्यादा है. तो इस रोजगार की अनिश्चित होने की वजह से क्या होता है, रोजगार का स्त्रीकरण यहाँ पे बोला जा रहा है, जहाँ पे महिला को बहुत ही सस्ती और असंगठित, मतलब उनका श्रम का कोई प्रॉपर संगठन, प्रॉपर वे में संगठित नहीं किया जा रहा है, और असंगठित श्रम के रूप में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, महिला के टैलेंट को, क्योंकि जो नहीं होना चाहिए अभी के जमाने में. चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है. हस्तीकरण और अनौपचारिकरण. नेक्स्ट पॉइंट है हस्तीकरण और अनौपचारिकरण. शोषक प्रवृत्तियां. देखो क्या क्या बोला गया है. शोषक प्रवृत्ति, कम मजदूरी और खराब कार्यदशाएं. कम मजदूरी, कम सैलरी, और उसके साथ बुरा कार्यदशा. क्योंकि देखोगे गांव में अक्सर ऐसे बहुत सारे काम है जहाँ पे महिला को मेहनत करवा लेते हैं ज्यादा, पर मजदूर बहुत कम होता है उनका, और काम का तो एनवायरनमेंट तो छोड़ ही दो,
तो बहुत इतना बुरा होता है कि सोचने के लायक नहीं है। फिर संगठित होने के अधिकार का अभाव। सेकंड पॉइंट है कि संगठित होने का ये जो अधिकार, इकट्ठा होके संगठित होके काम करने का ये जो अधिकार, इसका अभाव, इसका कमी है। इसके वजह से तो शोषक और भी परेशानी करने का एक तो टेंडेंसी बढ़ जाते हैं। थर्ड है शहरों के ओर असुरक्षित प्रवास। जो माइग्रेशन होता है ना, गांव से शहर आ जाते हैं या कोई शहर से दूसरे जगह चले जाते हैं काम के लिए, तो खास करके देखोगे जो लोग गांव में रहते हैं उन लोगों का ना एक तो मित काम करते हैं कि अगर ठीक है गांव में तो ऐसा कुछ खास तो कामकाज तो नहीं है, अगर शहर चले अगर शहर में चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ काम तो हो जाएगा, काम का बंदोबस्त हो जाएगा, चाहे वो जैसा ही काम हो, छोटा हो बड़ा हो जो भी हो। तो इसके वजह से ये जो शहरों के ओर असुरक्षित प्रवास, अब जब वो शहर में आते हैं काम करने के लिए, तब तो उनके पास तो उतना कुछ बंदोबस्त करके आने का तो संभव तो नहीं होता है, क्योंकि पहले जब वो आते हैं तब ना तो उनका रहने का कोई ठिकाना का तो कुछ तो बंदोबस्त तो नहीं रहता है, खाने पीने का तो छोड़ ही दो, फिर कपड़ा सब कुछ उनको आके सब कुछ शुरू से जीरो से स्टार्ट करके सब कुछ बंदोबस्त करना पड़ता है। तो शहरों की ओर ये जो असुरक्षित प्रवास ये भी एक शोषक प्रवृत्तियां का एक कारण है। फिर अनौपचारिक क्षेत्रों में महिलाओं का संकेंद्रण। अनौपचारिक क्षेत्रों में महिलाओं को संकेंद्र, अनौपचारिक क्षेत्रों में महिला को मतलब रीढ़ की हुडी, आई डोंट नो व्हाई, अनौपचारिक क्षेत्रों में महिला का ये संकेंद्र, ये भी एक कारण है शोषक प्रवृत्ति का। ये सब कारण के लिए शोषक प्रवृत्ति होता है, ये तब पैदा होने लगता है। अच्छा, एक और लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो नेक्स्ट क्लास में इनको पूरा खत्म कर देंगे। आज एक लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कार्यस्थल पर यौन शोषण, दिशा का निर्देश। अच्छा, कार्यस्थल पर यौन शोषण, सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वर्क प्लेसेस। पिछले बहुत सारे यूनिट में सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बहुत सारा ऐसा डिस्कशन किया गया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस का भी डिस्कशन किया गया है। अगर आप लोग पिछले यूनिट अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आप ये रिलेट कर पाएंगे। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश, प्रवर्तन मुख्य बिंदु, परिभाषा। सबसे पहले क्या परिभाषा दिया गया है? यौनिक आग्रह, अवांछित व्यवहार, अश्लील साहित्य प्रदर्शन आदि। अब यौन शोषण, इसको क्या बोला जा रहा है कि यौनिक आग्रह, सेक्सुअल इंटरेस्ट ज्यादा, और जो लोगों को ये सब मतलब हरकतें करने का स्वभाव होते हैं ना, देखोगे वो लोग मेंटली स्टेबल नहीं होते। only mentally ill, mentally unstable persons can think about this type of violent activities, especially regarding this sexual violence and all. यौनिक आग्रह, अवांछित व्यवहार, अनवांटेड बिहेवियर। फिर अश्लील साहित्य प्रदर्शन, अश्लील प्रदर्शन खास करके महिलाओं के प्रति अश्लील प्रदर्शन करना, या तो बुरे तरह से उनको टच कर देना, उनकी तरफ से उनके सामने कोई भी अनवांटेड बिहेवियर, अवांछित व्यवहार, ये
सब क्या होता है, यौन शोषण का ही पार्ट है, यौन शोषण होता है, ऐसे करके ऐसे ये सब करके करते हैं। और जो लोग करते हैं वो लोग मानसिक तरह से वो लोग स्वस्थ नहीं होते हैं, और जो लोग मानसिक दिक से स्वस्थ नहीं होते हैं, तो जो लोग, हाँ, जो डिस्कस कर रहे थे यौन शोषण की परिभाषा के बारे में, तो जो लोग मानसिक तरह से स्वस्थ नहीं होते हैं उन लोगों के मन में ही ऐसा घटिया काम के सोच आता है। जो लोग मानसिक दिक से स्वस्थ होते हैं, मानसिक तरह से जो लोग स्टेबल होते हैं, स्वस्थ होते हैं, जिन लोगों को गुड मेंटल हेल्थ है, जिन लोगों का मानसिक स्वास्थ्य, those who possess a stable and good mental health, they can't think about this type of sexual violence. फिर शिकायत समिति ICC प्रत्येक कार्यस्थल पर अनिवार्य गठन, अध्यक्ष महिला होने चाहिए। अब प्रत्येक, ये तो गवर्नमेंट से भी और बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में बोला जाता है कि ICC गठन, शिकायत समिति गठन करने के लिए बोला जाता है, बनाया भी जाता है, पर बहुत कम ऐसे शिकायत समिति है जहाँ पे कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई कंप्लेन आने के संग संग उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाता है। ऐसे बहुत सारे कमिटी है जहाँ पे अगर मानो कोई लड़की सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेन किया है, तो ऐसा भी होता है कि वो लोग सब कुछ वहाँ पे वो कमिटी में जो मेंबर लोग रहते हैं वो सब कुछ जानने के बावजूद भी ऐसे भी होता है कि वो लोग प्रॉपर एक्शन नहीं लेते हैं। बहुत कारण रह सकते, मेजर कारण है वो, अगर कोई उसके प्यारे कुछ सदस्य अगर कार्यस्थल में हो या तो कोई इंस्टीट्यूट में अगर हो, तो ले नहीं पाते हैं, एक्शन ले नहीं पाते, बोलने से बेहतर है कि वो लोग नहीं लेना चाहते हैं। बहुत कम ऐसे कमिटी मेंबर्स होते हैं शिकायत समिति में जो कोई कंप्लेंट पाने के साथ साथ ही वो लोग एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रत्येक कार्यस्थल पर अनिवार्य गठन, हर कार्यस्थल पे शिकायत समिति गठन करना चाहिए, और जहाँ पे सदस्य को अध्यक्ष क्या कौन किसको रहना चाहिए, मैक्सिमम महिला को रहना चाहिए वहां पे। फिर सदस्यता, कुल संस्था का आधा हिस्सा महिलाओं का एक बाहरी सदस्य NGO से, और सदस्यता मेंबरशिप एक किसको दिया जाएगा कि इसका आधा हिस्सा दिया जाएगा महिलाओं को, और एक बाहरी और बाकी एक पोषण बाहरी सदस्य NGO को दिया जाएगा। नियोक्ता का कर्तव्य, अब नियोक्ता का क्या कर्तव्य होगा, सुरक्षित वातावरण और यौन शोषण विरोधी नीति का निर्माण, एक तो पीसफुल वर्किंग एनवायरनमेंट, पीसफुल एनवायरनमेंट रहना चाहिए, और यौन शोषण सेक्सुअल हैरेसमेंट विरोधी नीति का निर्माण करना चाहिए। तो नया चैप्टर है तो थोड़ा समझने में एज यूजुअल टाइम तो लगेगा ही, तो इसीलिए आज इतना तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को और 2-3 पॉइंट है डिस्कस करके खत्म कर दिया जाएगा इस चैप्टर को, और साथों साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया जाएगा, और इस चैप्टर के साथ साथ ये डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन के साथों साथ कुछ शॉर्ट नोट भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा आंगन में। तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे क्लासेस का वीडियो और शॉर्ट नोट्स का वीडियो, शॉर्ट्स के फॉर्म में आप लोग को मिलते रहेगा। तो टिल देन आज इतना ही रखते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, stay blessed. We'll meet in the next class. Thank you.
द क्लासेस ऑफ शिक्षा अंगन। पिछले क्लासेस के तरह आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे BGDG 172 यूनिट 8। तो पिछले दो क्लासेस में ऐसे इस यूनिट से जुड़े हुए बहुत सारा पॉइंट डिस्कस किया गया था। तो पिछले क्लासेस में जैसे फेमिनाइजेशन, फिर एन्यूमरेशन, देन डिसेंट वर्क तक मैंने लास्ट डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लास सीलिंग। तो आज से डिस्कशन वहां से शुरू होगा और एक और पॉइंट बचा है, वो पॉइंट को डिस्कस ग्लास सीलिंग और नेक्स्ट और एक दो पॉइंट डिस्कस करने के बाद इस चैप्टर का डिस्कशन एंड हो जाएगा। ओके, सो शुरू करते हैं। सो आज से हम लोग आज डिस्कस करेंगे ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग मतलब क्या होता है कि एक अदृश्य बाधा, जहां पे उन बाधाओं को दर्शाया जाता है जहां पे महिला को उच्च पद या प्रगति में रुकावट आता है। ग्लास सीलिंग बेसिकली क्या होता है and what is glass ceiling? Glass ceiling is an unacknowledged invisible barrier that prevents certain groups, especially women and minorities, from rising to the upper rank of the corporate ladder regardless of their qualification or achievements. So this barrier is an invisible barrier. This is not visible. We can't see in front of our eyes. We can't see them. It is invisible. And this barrier is invisible in such a way which prevents women, especially the women and those who belongs to the minority categories, their progress is prevented. Not prevented, better to say prevented, it is better to say obstruction. They are towards their success. An obstruction is created towards the success of women and those who belong to the minority category, irrespective of their qualification, of their achievement, their award, their reward, whatever experienced, whether he or she is experienced. Being in spite of having these qualities, a barrier is created towards their achievement, towards their success, which is invisible. तो ये ऐसे अनदेखी अदृश्य बाधा है जहां पे उनको योग्य और उपलब्धि के बावजूद भी सीढ़ी के ऊपरी पैदान पर रुकावट तैयार किया जाता है, एक रुकावट आता है। इसे बोला जा रहा है ग्लास सीलिंग, इनविजिबल। तो अब याद करने की सुविधा के लिए आप लोग को मैं एक कीवर्ड बोल दे रही हूँ, इनविजिबल। इनविजिबल बैरियर, ये कीवर्ड को अगर आप याद रखोगे तो आप लोगों के पास पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज एज यूजुअल, इट इज इनविजिबल। पहले डेफिनेशन में ही जो बोला मैंने, पहले पॉइंट में ही जो डिस्कस करने के समय बोला कि ये अदृश्य है, इनविजिबल। कोई स्पष्ट नियम यहाँ पे नहीं है। देयर इज नो एक्सप्लिसिट रूल्स। इट इज सिस्टेमेटिक and cultural bias is also present there. प्रगति, प्रणालीगत संस्कृति पूर्वग्रह, cultural related bias, cultural bias is also there and it is very systematic, प्रणालीगत है। hard to prove, इसको मतलब
साबित करना बहुत मुश्किल होता है। मानो कि तुम्हारे प्रोग्रेस में, मानो तुम एक संस्था में काम करते हो, तुम अपने एफर्ट दे रहे हो खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद को और सक्सेसफुल बनाने के लिए, फिर जो संस्था पे काम कर रहे हो संस्था का नाम रोशन करने के लिए जो जो मेहनत तुम्हारी तरफ से करना चाहिए, तुमको जो एफर्ट देना चाहिए तुम दे रहे हो, तुम्हारे पास जो क्वालिफिकेशंस है, जो स्किल्स है, अचीवमेंट है, वो सब तुम उसके उस एफर्ट देने में उसको आजमाते हो, उसको अप्लाई करते हो। फिर अप्लाई करने के बावजूद भी तुम जितने भी कोशिश करो, तुम जब तरक्की करने चाहते हो तब उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आ जाता है। और रुकावट ऐसा आता है कि बहुत समय में उसको तुम्हारे पीछे रुकावट आ रहे हैं, तुम्हारे आगे बढ़ने के रास्ते में रुकावट आ रहा है, तुम महसूस कर पा रहे हो, पर जब तुम ये दूसरों को समझाने जाओगे तब ये साबित करना तब बहुत मुश्किल हो जाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों मुश्किल होता है, एक तो हाँ, एक अगर तुम्हारे पास कोई वैलिड प्रूफ अगर नहीं है वो एक कारण होता है, और दूसरा कारण होता है कुछ कल्चरल बायस, जो पिछले पॉइंट में जो डिस्कस कर रहे थे, कल्चर बायस, वो एक तो इशू रहता है। फिर जेंडर इशू तो है ही, और कंपनी का इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ इशू रहता है, पॉलिसी रिलेटेड एंड ऑल दिस इश्यूज। ऐसे बहुत सारे इश्यूज जब सामने आ जाते हैं ना, तब बहुत मुश्किल हो जाते हैं तुम्हारे लिए साबित करना कि तुमको भी परेशानी हो रहा है, तुम्हारे प्रोग्रेस में, तुम्हारी तरक्की में रुकावट आ रहा है, जो तुम महसूस कर पा रहे हो। So it is very hard to prove this glass ceiling. साबित करना बहुत ही मुश्किल होता है ग्लास सीलिंग को, ग्लास सीलिंग के बारे में। प्रिवेंट्स टॉप लेवल प्रमोशन, शीर्ष स्तरीय पदोन्नति को रोक दिया जाता है। ग्लास सीलिंग में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि प्रिवेंट्स योर टॉप लेवल प्रमोशन डिस्पाइट ऑफ हैविंग skills, despite of having talent, despite of being well educated and qualified, your obstruction is created in your promotion, especially in case of top level promotion which you deserves, which he or she deserves. शीर्ष स्तरीय पदोन्नति में रुकावट आता है जो एक इंसान डिजर्व करते हैं। ये बहुत सारे, खास करके देखोगे कॉर्पोरेट सेक्टर में ये बहुत होता है। एक इंसान, मानो एक आदमी वहां पे काम कर रहे हैं, चाहे उसके पास टैलेंट है, स्किल है, क्वालिफाइड भी है, और जो कुछ जरूरत पड़ता है टॉप लेवल में खुद को देखने के लिए, सब कुछ है उसके पास, फिर भी जो पोजीशन, वो जो टॉप लेवल पोजीशन जो वो डिजर्व करते हैं, whatever he or whatever the age limit is, whatever the age limit he or she belongs to, जो वो डिजर्व करते हैं, उसमें रुकावट क्रिएट किया जाता है। और ये रुकावट क्रिएट करने के पीछे ना देखोगे बहुत से कंपनी का, हायर अथॉरिटी का भी हाथ रहता है, क्योंकि कुछ बहुत ही कम ऐसे हायर अथॉरिटी में बहुत ही ऐसे कम इंसान होता है जो टैलेंट को, सच्चा टैलेंट को जो पहचान लेते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत वेरी रेयर persons are there in the higher authority, those who knows to find, to get to find the real talent. So this is also a fact in creating a barrier in case of promotions. ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है।
और इसका प्रभाव क्या होता है? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ग्लास सीलिंग? ड्यू टू इम्पैक्ट, देयर इम्पैक्ट इज वेरी वेरी मिजरेबल ऑब्वियसली। कोई सच्चा इंसान जब वो मन लगा के काम करने के बावजूद भी जब उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, उनको प्रमोशन नहीं मिलता है, तो उसके लिए बहुत ही सैड होते हैं, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होता है उसके लिए। ये मान लेना कि इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी उनको प्रमोशन जब नहीं मिलता है, तब उसके लिए ये बहुत दुख की बात हो, बहुत ही दुख भरी बात होती है। So it is very disappointing and very painful to that person who deserves a better position in their workplace. In spite of having skills, in spite of having talents, qualifications, in spite of having aptitudes and all, it's very disappointing for an individual, whether he's a man or whether she's a woman, whoever it is. Iska, and the impact of glass ceiling is quite naturally is very disappointing and very disheartening also. So what is the impact? इसका प्रभाव क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन। जब कोई इंसान को जब अपने मेहनत का फल जब नहीं मिलता है, तब उसमें देखो फ्रस्ट्रेशन आएगा। एक बार फेल हुआ ठीक है, 2 बार 3 बार अगर जब ये रिपीट होने लगता है ना, तब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाते हैं उसके लिए। It becomes very frustrating when the failure repeats several times. Then loss of talent, प्रतिभा की हानि। हाँ, अगर डे बाय डे ऐसा अगर चलता रहेगा तो टैलेंट का हानि तो होगा ही। If this glass ceiling continues day by day, then there will be a huge loss of talent. And due to this huge loss of talent, everybody has to suffer for that. Not only that respective company, but also the company, the nation, each and every aspect has to suffer for that. Less diversity. And due to this glass ceiling, there's a less diversity in the world, in the country, and also in our surroundings also. ये तो गया ग्लास सीलिंग। और ग्लास सीलिंग के बारे में पिछले क्लासेस में एक तो शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों को शेयर किया गया था। तो ग्लास सीलिंग अगर समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस शॉर्ट वीडियो आप लोग अगर अच्छे से देखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं डबल बर्डन। डबल बर्डन तो पिछले जो चैप्टर्स डिस्कशन हुआ था, चैप्टर पढ़ाया गया था, वहां पे छोटा छोटा करके डबल बर्डन के बारे में डिस्कस किया गया था। और कुछ क्वेश्चन आंसर में डबल बर्डन के बारे में मेंशन भी किया गया था। तो आज इस यूनिट में देखेंगे डबल बर्डन क्या है। डबल बर्डन बोला जा रहा है कि श्रम बाजार में प्रवेश के बावजूद घरेलू जिम्मेदारी काम नहीं होती। देखो, ये डबल शिफ्ट भी बोला जाता है इसको, डबल बर्डन और डबल शिफ्ट टर्म। इसका इंग्लिश टर्म एक जगह एक तरह मेंशन किया गया है, पर इसका मीनिंग सेम है। कार्यस्थल और घर की जिम्मेदारी को अकेले पूर्ण करने का बोझ। मानो, हाँ, एक तो बोझ तो ऑब्वियसली एक तरह बोझ ही हो जाते हैं, खास करके महिला लोगों के लिए।
is really a burden, especially for a woman. Suppose a woman is she is a working woman, employed. She works in her workplace, giving her effort, her talent to her workplace, whatever responsibilities has to be fulfilled, has to be kept, whatever commitment she has to keep for her workplace. Same, that effort is also has to be given in her home, especially if she is a married woman. And for a married woman, it becomes very difficult to handle both sides, both her professional place and also her home environment. It becomes very difficult for her. Although there are several women who simultaneously handles both their professional field and their home, their family. It's common. It became common in today's scenario, but in few cases it becomes very difficult for a woman, especially for a married woman, to handle both sides, professional, her workplace and her home. Sometimes it becomes very frustrating and very much monotonous also, becomes monotonous also for a woman. So this is called double burden. कार्यस्थल और घर की जिम्मेदारी को जब अकेला, and if that both responsibilities are to be fulfilled by a woman alone, if a support system is being provided to a woman, then it becomes a women get relief. अगर उसको कोई सपोर्ट अगर प्रोवाइड किया जाए तो थोड़ा बहुत रिलीफ, थोड़ा बहुत छुटकारा होता है उनको, सोचता होता है उनको काम करने में। अगर अकेला की पूरा जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल दिया जाए, सौंप दिया जाए, घर का हो कि उनके घर के जिम्मेदारी, कार्यस्थल की जिम्मेदारी, तो उनके लिए कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है संभालना। फिर भी आज के जमाने में हर लड़की घर बाहर दोनों तरह ही संभाल लेते हैं, पर कभी कभी कुछ क्षेत्र में मुश्किल हो जाता है महिला लोगों के लिए। और मुश्किल तब होता है and it becomes difficult when she doesn't get any support from her family members. अगर उनको कोई सपोर्ट ना मिले, कोई मदद ना मिले परिवार की तरफ से, तब उनके लिए ना बहुत मुश्किल हो जाते हैं काम को निभाने में। दिस इज रिगार्डेड एज डबल बर्डन। तो इसी के साथ साथ आज का यूनिट का ये डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होते हैं, और कुछ शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया गया है अभी तक। एक और प्रोवाइड किया जाएगा शॉर्ट नोट्स, इसी चैप्टर से रिलेटेड है, क्योंकि सब पॉइंट्स ये प्रेजेंटेशन में कवर अप तो नहीं हो पाया है, तो कुछ पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट जो है इसी यूनिट से, वो आप लोगों को एक शॉर्ट्स की फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा आंगन में। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो मेरे यूट्यूब चैनल में, सब्सक्राइब, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है शिक्षा आंगन, वहाँ पे भी जल्द से जल्द ज्वाइन कर जाओ क्वेश्चन आंसर नोट्स पाने के लिए। और जो लोग इस चैप्टर का, इस यूनिट का पहला प्रीवियस क्लासेस का डिस्कशन जो लोग मिस कर चुके हो, वो लोग मेरे चैनल में जाके अगर सर्च करोगे
तो वहाँ पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, वो अगर देखोगे तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ और भी बोलना चाहते हैं कि सेकेंड सेम का क्लास हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे, और सेकेंड सेम का क्लास इग्नू ग्रेजुएशन के लिए मैं बोल रही हूँ। इग्नू में ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेम का तो एग्ज़ाम मोरलेस ख़त्म होने ही वाला है, और सेकेंड सेम का क्लास जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। और जो जो यूनिट रहेगा, कोर्स कोड रहेगा, मैं सब डिस्कस करूँगी। इस सेमेस्टर तो मैंने सिर्फ एक तो कोर्स कोड को लेकर ही डिस्कशन किया गया है। सो सेकेंड सेम में हम हर यूनिट एक्सेप्ट द लैंग्वेज पेपर में बाकी जो जो यूनिट रहेगा एडुकेशन से रिलेटेड, और अगर कंपलसरी अगर कोई पेपर ईवीएस वगैरह अगर किसी का रहेगा तो वो भी हम डिस्कस कर देंगे। जितना मेरे से हो सकेंगे हम आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। और साथों साथ मैं एक बात और बोल देना चाहती हूँ कि सेकेंड सेम के क्लास शुरू करने के साथ साथ इग्नू के मास्टर्स लेवल का क्लास भी हम शुरू करेंगे। तो जो लोग और मास्टर्स में जो एडमिशन लेने चाहते हो उसके लिए एक वीडियो बाद में हम लेके आएंगे। वहाँ पे हम डिटेल में बोल देंगे कैसे कैसे एडमिशन लिया जाता है, कब से शुरू होता है, कितने दिन तक चलते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन लगता है एडुकेशन में मास्टर्स लेने के लिए। मैं डिटेल में नेक्स्ट एक वीडियो में बोल दूंगी। ओके, और क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में इस यूनिट का डिस्कस किया जाएगा। और साथों साथ मैं एक बात और बोल देना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग दूसरे सेमेस्टर के क्लास शुरू कर देंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना, और वीडियो को एक तो लाइक ज़रूर दे देना, और जितना हो सके शेयर कर देना, ताकि तुम्हारे साथ साथ बाकी और स्टूडेंट भी ताकि इसका सुविधा ले सके, इसको देख सके। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।